और हमारी तरफ कहावत है ना, जब आशीर्वाद लेने जाते हैं तो बंदे बोलते हैं मुन्नू हुई जाओ, मुन्नू हुई जाओ। तो ये देख लो भाई, मुन्नियों का कमाल देखो हैं। लड़कियां कितना नाम कमा रही हैं, लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊं, समाज की वो सोच अभी भी बदली नहीं है। इस पर आप कुछ कहेंगे है ना? अभी भी हम चाहे कितना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेटियां बराबर हैं, अभी भी लेकिन वो कहीं ना कहीं वो टोंट वगैरह झेलने मिलते हैं समाज में। मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मेरे मम्मी पापा थे। मैं उनको देखती थी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे, दिन रात अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा उन्होंने काम किया है। तो फिर दुख होता था, फिर लगता था कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकती इनके लिए। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, अगर मैं ये कर लूँ तो शायद मैं इनकी दिक्कत कम कर सकती हूँ। आपके पास ही फ़ोन है ऐसा? स्मार्टफोन है आपके हाँ पास? जी, स्मार्टफ़ोन है मेरे पास, हम सब बच्चों के पास है, बस मम्मी पापा के पास नहीं, उनके पास स्मार्टफ़ोन है। तो अभी आप उनको गिफ्ट करेंगी पहली सैलरी से? हाँ जी। इसी समाज में ऐसे ऐसे पॉजिटिव स्टोरीज भी होती हैं जो कहीं ना कहीं इंस्पायर कर सकती है उन युवाओं को। तो वो मेहनत करते रहे, मतलब मजदूरी करके उन्होंने एक एक पाई पाई जोड़ के आपको पढ़ाया, हाँ जी। है ना? और आज ये देखिए 20-30 हज़ार के लिए इन्होंने इतनी मेहनत की, सालाना 30 हज़ार के लिए आज ये महीने की सैलरी 80 हज़ार के आसपास उठाएंगी। Refresh Mattress, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस छोटे से इंटरव्यू में। और मेरे साथ आप देख सकते हैं सुजाता बैठी हैं, इनका नाम सुजाता है। और बीते कल काफ़ी सारे अखबारों में और हर जगह इनकी न्यूज़ आई थी कि ये नर्सिंग ऑफिसर बनी है एम्स में, और ये एम्स भटिंडा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भटिंडा में ज्वाइन करेंगे एज अ नर्सिंग ऑफिसर। सालाना पैकेज उठाएंगी ये 9.5 लाख का, मैं आपको बता दूँ। तो ये इनकी सैलरी रहेगी और अपने में बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। देखिए, आज की तारीख में हम बहुत सारी ऐसी खबरें पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि कोई नशे की ओवरडोज से युवा जो है वो मर रहे हैं, या नशे की गिरफ्त में हैं, या अन्य गतिविधियों में संलिप्त है और अपने करियर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, या समाज को कैसे वो एक पॉजिटिव वे में आगे ले जा सके उस तरफ उनका कोई भी ध्यान नहीं है। लेकिन इसी समाज में ऐसे ऐसे पॉजिटिव स्टोरीज़ भी होती हैं जो कहीं ना कहीं इंस्पायर कर सकते हैं उन युवाओं को। तो हम कोशिश करते हैं कि किसी न किसी ऐसे पॉजिटिव स्टोरी को ज़रूर उठाया जाए और अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक लाया जाए। अगर जो लड़कियां इस इंटरव्यू को देख रही हैं उनके लिए भी इसमें काफ़ी नॉलेज निकलने वाला है, जिसमें सुजाता बताएंगी कि कैसे इन्होंने तैयारियां की और क्या होता है ये नर्सिंग ऑफिसर का जॉब और कितनी सीट्स होती है। सब कुछ हम इनसे तमाम जानकारियाँ लेंगे इस जॉब के रिगार्डिंग। तो पूरा इंटरव्यू देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। सुजाता, सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो इतनी अच्छी अचीवमेंट के लिए। और एक बात मैं बताऊं, एक नाउसी नाम की जगह से आती हैं, दरंग में, बड़ा एक रिमोट सा एरिया है। अभी भी जब इंटरव्यू के लिए आ रही थी तो मेरे को इन्होंने कहा कि देखिए सर, हमारे यहाँ से बसें बड़ी लिमिटेड हैं, तो आप कृपया करके शेड्यूल उस हिसाब से रखिएगा कि हमें आने जाने में कोई तकलीफ़ ना हो। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो देखिए, ऐसे ऐसे इलाकों से आके बच्चे जो हैं अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये। सुजाता, ये बताइए कि शुरुआती पढ़ाई आपकी कहाँ हुई और थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड बताइए। मैंने अपनी जो मैट्रिक स्कूलिंग है वो गवर्नमेंट स्कूल तरियामली से करी है, और जो सेकेंडरी स्कूलिंग करी है वो गवर्नमेंट स्कूल द्रंग से करी है। और मैं गांव नाउसी क्षेत्र द्रंग से की निवासी हूँ। मेरे पापा जी का नाम श्री सीताराम जी है और मेरी मम्मी जी का नाम श्रीमती कमला देवी है। और मैं आपको बताऊं कि पिताजी जो हैं वो डेली वेजेस का काम करते हैं। तो पारिवारिक स्थिति भी मैं आपको बताऊं उतनी कोई वैसी नहीं कहेंगे कि इस फैमिली में कोई वैसे एक ऑफिसर्स थे या उस तरीके के लोग थे जो उस प्रकार से इंस्पायर कर पाते। अपने आप खुद से इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ी और आज एम्स जैसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में ये सेंट्रल सरकारी जॉब में इनका चयन हुआ है। अपने में बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। ये बताइए, आपने मेडिकल लिया होगा ना? क्योंकि मेडिकल वाले ही आगे ये परस्यू करते हैं। 12वीं में कितने प्रतिशत मार्क्स थे आपके? 12th में मेरे 84% थे। और उसके बाद आपको किसने ये प्रेरणा दी कि आप नर्सिंग का करें? उसके बाद आपने क्या किया? +2 के बाद मेरे बड़ी दी हैं, उन्होंने मेरे को बताया बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो फिर मैंने ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया, तो फिर मेरा नंबर न्यू चौक मेडिकल कॉलेज में पड़ गया। तो फिर ये दिक्कत थी कि अब करें तो फीस नहीं हो पाएगी, बट सब ने बोला कि नहीं हो पाएगा। बट मम्मी पापा ने कोशिश करी, मेहनत करी, तो फिर मेरी उधर एडमिशन हो गई। कितनी फ़ीस थी, मतलब कितना मुश्किल था वो? मतलब मैं देखो, पता क्या है, हम लोग देखो आजकल कई घर ऐसे हैं जिनको ये दिक्कतों का नहीं मालूम है कि ऐसी भी कई बार 50-50 रुपए के लिए भी हमें सोचना पड़ता है कि हम कैसे खर्च करें। ऐसे भी परिवार हैं।
तो आप थोड़ा सा बताइए कि कितनी फ़ीस थी, कैसे उसका इंतज़ाम किया और कितना मुश्किल था परिवार के लिए? जो सालाना फ़ीस होती है बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट कॉलेज में, वो 20-30 हज़ार होती है। तो हमारे लिए वो भी बहुत ज़्यादा थी, बट पापा ने मेहनत करके रात दिन, मम्मी ने भी, उन्होंने मेरे लिए फ़ीस जोड़ी और एडमिशन वगैरह हो गई और 4 साल ऐसे ही निकल गए। तो वो मेहनत करते रहे, मतलब मज़दूरी करके उन्होंने एक-एक पाई-पाई जोड़ के आपको पढ़ाया, हाँ जी। है ना? और आज ये देखिए 20-30 हज़ार के लिए इन्होंने इतनी मेहनत की, सालाना 30 हज़ार के लिए आज ये महीने की सैलरी 80 हज़ार के आसपास उठाएँगी। उसके बाद आपने नर्सिंग की, नर्सिंग में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस नेरचौक मेडिकल कॉलेज में? नेरचौक मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। स्पेशली हमारा ये एक बेनिफिट था कि हम गवर्नमेंट कॉलेज में हैं, तो हमारा जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो बहुत अच्छा रहा। अच्छा, आपने जब नेरचौक मेडिकल कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की, 2022 में शायद पूरी की होगी आपने, है ना? उसके बाद आपने ये एम्स के लिए आपको किसने मोटिवेट किया कि इसकी तैयारियाँ करें, और कितना टफ था एग्ज़ाम? इसकी पढ़ाई कैसे करनी पड़ती है, वो थोड़ा बताइए? जैसे पास आउट हुई, मार्च 2023 में रिज़ल्ट आया था, बट मैंने स्टार्ट कर दिया था फ़ैब से ही। तो एग्ज़ाम एक साल में होता है एक बार, सितंबर में होता है, बट इस 2023 में क्या किया इन्होंने कि ये एग्ज़ाम अब 2 बार हुआ करेगा। तो मैंने फ़ैब में स्टार्ट किया था, तो जून में एग्ज़ाम था नॉर्सेट 4, तो वो मतलब इस साल आपने फरवरी में शुरुआत की पढ़ाई की, तो और जून में आपने अभी एग्ज़ाम दिया था, जून 2023 में। जून में दिया था, बट उसमें हो नहीं पाया था। थ्योरी पढ़ ली थी, बट रिवीजन वगैरह नहीं हो पाया था, तो 1.5 से रह गई थी। और फिर अभी तब फिर हिम्मत नहीं आ रही। फिर मम्मी पापा को देखा कि इन्होंने 40-50 साल तक स्ट्रगल ही किया है, इतनी मेहनत करी है, तो फिर मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। तो फिर मैंने फिर से स्टार्ट करा। फिर नॉर्सेट 5 का नोटिफिकेशन आ गया, तो फिर मैंने फिर से स्टार्ट करा ऐसे ही। और मैंने एक टीएनसी सीरीज़ ली थी, टेस्ट सीरीज़, उसको करती रही। डेली प्रैक्टिस करी मैंने, डेली जितने भी क्वेश्चन, डेली 3 टेस्ट आते थे उनके, तो मैं डेली वो प्रैक्टिस करती थी। ये एग्ज़ाम कैसा होता है? इसमें क्या-क्या मतलब कितने क्वेश्चन्स आते हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी क्या होती है, और सिलेबस क्या रहता है? जो आपने नर्सिंग में पढ़ा होता है वही सिलेबस रहता है? पिछले जो 2022 से पीछे तक जो भी था, उसमें 200 क्वेश्चंस आते थे। तो उसमें 20 क्वेश्चंस नॉन नर्सिंग होता था, जिसमें जनरल जीके जो भी होता था, और 180 आपके नर्सिंग के होते थे। तो इस बार क्या हुआ कि नॉर्सेट 4 जून में तो वैसा ही रहा पैटर्न, 200 क्वेश्चंस का। लेकिन सितंबर में क्या हुआ, इन्होंने 2 फेज कर दिया, प्रीलिम्स और मेंस। तो फिर प्रीलिम्स में ऐसा था कि इसमें 80 क्वेश्चन नर्सिंग के आने थे और 20 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के आने थे। फिर जो उसको क्वालिफाई करेगा, जैसे 4000 सीट्स थी, तो उससे 5 मल्टीप्लाई कैंडिडेट सेलेक्ट होने थे, मतलब 20,000 सेलेक्ट होने थे। तो फिर उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने मींस के लिए प्रिपेयर करा। फिर अच्छा, इसमें भी प्रीलिम्स और मेंस होता है? इस देश में मैं बता रहा हूँ, तो इतनी ज़्यादा मतलब संख्या हो चुकी है कि हर जगह प्रीलिम्स मेन सिस्टम। अच्छा, प्रीलिम्स था इनका, उसमें 20,000 सेलेक्ट हुए। उन 20,000 में से फिर 3,000 साढ़े 3,000 सेलेक्ट होते थे पूरे इंडिया के लिए, है ना? उनमें आपने मेंस में क्या होता है? मींस में पूरे नर्सिंग के क्वेश्चन आते हैं 100, प्रीलिम्स में भी 100 और मेंस में 100, बट मेंस में पूरा नर्सिंग का पैटर्न रहेगा, नर्सिंग का सिलेबस रहेगा उसमें। तो फिर मैं वो टेस्ट दिया, तो उसमें मेरा 1856 रैंक आया, 4000 सीट थी, 1856 आया। बट थोड़ी और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, बट नेगेटिव मार्किंग की वजह से कम आया था। तो उसमें फिर आपको काउंसलिंग होती होगी कि आपको कौन सा वाला एम्स लेना है, वैसा भी हुआ है? टेस्ट से पहले ही इन्होंने इस बार प्रेफरेंस कर दिया था। वैसे रिज़ल्ट के बाद प्रेफरेंस बोलते हैं फिल करने को, बट टेस्ट से पहले ही बोल दिया था इन्होंने फिल करने को। तो मैंने सबसे पहले बिलासपुर भरा था, फिर उसके बाद भटिंडा भरा था, फिर और भी भरे थे, बट बिलासपुर मिल नहीं पाया, तो फिर उन्होंने भटिंडा दिया, तो फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया भटिंडा। क्या बात है। अच्छा सुजाता, ये बताइए, आजकल की जो जनरेशन है, ज़्यादातर मैं देखता हूँ लड़कियाँ फ़ोन पे रहती है, लड़कियाँ के लड़के भी फ़ोन पे रहते हैं ना, रील्स बना रहे हैं सब। आपके पास ही फ़ोन है ऐसा, स्मार्टफोन है आपके हाँ पास? जी, स्मार्टफोन है मेरे पास, हम सब बच्चों के पास है, बस मम्मी पापा के पास नहीं, उनके पास स्मार्टफोन है। तो अभी आप उनको गिफ्ट करेंगे पहली सैलरी से? हाँ जी। तो ये बताइए कि आप कितना समय सोशल मीडिया, आज की डेट में ना एक तरीके से कहा जाए कि ये जो मोबाइल है, ये एक तरीके से वरदान भी है और अभिशाप भी है। जिन लोगों ने इसका अच्छा इस्तेमाल किया, इससे पढ़ाई लिखाई की या अच्छे वीडियोस देखे, डॉक्यूमेंट्रीज देखी, वो बहुत आगे बढ़े। लेकिन आजकल वही है ना, इंसान का दिमाग उल्टा ज़्यादा चलता है। तो रील्स और सोशल मीडिया पे समय बिताना, व्हाट्सएप पे समय बिताना, क्या संदेश देना चाहेंगे? आप कितना समय बिताती थी इस चीज़ पे? जैसे मेरी नर्सिंग कंप्लीट हुई थी, तो फ़ोन देखती थी थोड़ा ज़्यादा,
तो फिर उसके बाद फैम में स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने वैसे टेस्ट सीरीज़ ले ली थी, तो उसमें ही सारा मेरा टाइम बीतता था, नेट भी उसमें ही सारा ख़त्म हो जाता था मेरा। अच्छा, मतलब आप टेस्ट सीरीज से फ़ोन से ही करती थी? हाँ जी, वीडियो MCQ बैच भी होता था, जैसे वीडियोज़ में MCQ सॉल्व करवाते थे, तो उसमें ही हो जाता था पूरा। और बस। आपने मतलब सदुपयोग किया इस टेक्नोलॉजी का। हाँ, देखिए, तो सदुपयोग करेंगे तो सुजाता की तरह अच्छी सरकारी नौकरी पाएंगे, है ना। और ये बताइए कि क्या आप मतलब आप ऐसे इलाके से आ रही हैं कि जहाँ पे बसेस भी आप बता रही हैं कि बड़ी टाइमली चलती हैं, अब पैदल अभी आप बोल रही हैं कि हम बस में से जाएंगे और जहाँ तक बस जाएंगे वहाँ से 3 किलोमीटर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा घर तक। जब ये खबर आपके माता पिता ने सुनी, मैं आपको बताऊँ, माता पिता इनके बैठे हैं साथ में ही हैं, जब ये खबर सुनी आपके माता पिता ने कि ऐसे ऐसे हो गया, आप रिज़ल्ट आ गया, तो वो क्या रिएक्शन था उनका? पहला रिएक्शन क्या था? आपका क्या रिएक्शन था? मेरा तो पहला रिएक्शन था कि मैंने कोई गलत रोल नंबर तो नहीं डाल दिया। पहले मैंने 2-3 बार चेक करा, फिर बता दिया, फिर बहुत खुश थे दोनों, मम्मी पापा भाई बहन सब बहुत खुश थे। और मैं आपको बताऊं, इनकी सिस्टर हैं और पता नहीं 1-2 फ़ोन और आए मेरे को, मतलब वो ये कह रहे थे कि सुजाता का इंटरव्यू करिए करिए। उन्होंने बहुत ही एक ऐसी फैमिली से उठी हैं जहाँ पे इन्होंने ज़्यादा वो सुख सुविधाएं नहीं देखी ज़िंदगी में। 5 भाई बहन हैं ये, मैं आपको बताऊं, और उस जगह से उठकर ये आज ऐसे मुकाम पे पहुँचे जहाँ ये अपने परिवार को एक तरीके से सपोर्ट भी करेंगी, मॉनेटरी भी और इमोशनली भी तो करेंगी। और जो बाकी इनके भाई बहन, उनके लिए भी इंस्पिरेशन बनी है। इनकी बड़ी बहन, उन्होंने बड़ा आपका हेल्प की, नहीं? हाँ जी, बड़ी बहन भी और उससे छोटी भी है, अंजलि और पूजा। वही है कि उन्होंने, मेरे को भी उनके मैसेज आए थे कल ना, और मैं सोचिए किसके मैसेज आ रहे हैं, और मैंने कहा चलिए देखते हैं अगर हो सकता है पॉसिबल कि अगर वो है मंडी में। उनको पूछा कि मंडी में अगर आप हैं तो इंटरव्यू कर लेते हैं, कि उससे मतलब न्यूज़ तो सभी लगा रहे थे, तो कुछ आप शिक्षा भी दे देंगी। तो आप एक बात बताइए कि आज की जनरेशन के लिए थोड़ा सा, आपने जितना स्ट्रगल देखा है अपने जीवन में, आप बार बार अपने माँ बाप का जिक्र कर रही हैं कि, है ना, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करके 30,000 भी सालाना जुटाने के लिए कितनी मेहनत की होगी। क्या कहना चाहेंगे आज की जनरेशन को जो हार मान जाते हैं बहुत जल्द? मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मेरे मम्मी पापा थे। मैं उनको देखती थी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे, दिन रात अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा उन्होंने काम किया है। तो फिर दुख होता था, फिर लगता था कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकती इनके लिए। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, अगर मैं ये कर लूँ तो शायद मैं इनकी दिक्कत कम कर सकती हूँ और इनको खुश रख सकती हूँ। मेरा मेन मोटिवेशन यही था कि इनको खुश रखना है, इनके लिए कुछ करना है। और बहुत बच्चों का होता है कि हाँ, हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बट मेरा ये एक एम था कि बस अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है। इन्होंने इतना किया है हमारे लिए, तो इतना तो बनता है। और हमारी तरफ कहावत है ना, जब आशीर्वाद लेने जाते हैं तो बंदे बोलते हैं मुन्नू हुई जाओ, मुन्नू हुई जाओ। तो ये देख लो भाई, मुन्नियों का कमाल देखो, हैं लड़कियां कितना नाम कमा रही हैं। लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊं, समाज की वो सोच अभी भी बदली नहीं है। इस पर आप कुछ कहेंगे, है ना? अभी भी हम चाहे कितना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेटियां बराबर हैं, अभी भी लेकिन वो कहीं ना कहीं वो टोंट वगैरह झेलने मिलते हैं समाज में, है? ये बात तो है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को भी पढ़ाओ, ये मत, लड़कों को ये मत बोलो कि तुम्हारा जॉब लगना ज़रूरी है। लड़कियों का भी जॉब लगना बहुत ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। ये थी सुजाता, जो नर्सिंग ऑफिसर बनी है, एम्स बठिंडा में ज्वाइनिंग करेंगी। ये सरकारी जॉब है, सेंट्रल जॉब है, और इस वक्त इनका सालाना पैकेज 9.5 लाख का आसपास रहेगा शुरुआती। ये तो स्टार्टिंग बता रहा हूँ मैं, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी अपने करियर में, वैसे वैसे सैलरी भी इनकी बढ़ती जाएगी। और नाउसी नाम की जगह से आती है, एक रिमोट सा एरिया है द्रंग का, और वहाँ से उठकर ये इस वक्त इतना बढ़िया इन्होंने मुकाम हासिल किया है। और इंस्पिरेशन है ये सभी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए और अपने इलाके के लिए, मंडी के लिए। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ सुजाता ही नहीं, और भी दरंग से ही एक लड़की और है, मैं नाम शायद उनका, क्या नाम है? हर्षा को भी बधाई हो। हर्षा की पूरी फैमिली को भी बहुत बहुत बधाई हो। और भी जितनी भी लड़कियों ने ये नर्सिंग का टेस्ट क्वालिफाई किया है हिमाचल में, मेरे ख्याल से गिनती की 10-15 ही होंगी, तो उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। और आप आगे बहुत अच्छा काम करें, यही हमारी दुआ है। और सुजाता, आपको एक बार फिर हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो। बहुत बहुत धन्यवाद पोलस्टार न्यूज़ वालों का। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।